Good morning, children. Good morning. Very, very good morning. क्लास में एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए. वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग इंडिया. गुड मॉर्निंग. यस 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 यस. वेरी गुड वेरी गुड. थोड़ा सा मुझे सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए ना. तो वंस अगेन वी आर एज यूजुअल आई ऑलवेज बिलीव इन गिविंग द फ्लैशबैक. तो हम फ्लैशबैक पर थोड़ा सा आते हैं. इस 1 मिनट का फ्लैशबैक होगा और इसके बाद हम आज के लेसन पर हम आगे बढ़ेंगे. देखो, वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं. उन कॉन्सेप्ट्स पर आप वर्क नहीं करोगे प्रॉपरली, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. और मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ बेटा, वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि ये दोनों लेसन्स थोड़े से आपको मेहनत करने वाले लेसन्स हैं. नॉट लाइक अ प्रीवियस ईयर्स की टीचर्स जो है इन दोनों लेसन्स में थोड़ा सा उन बच्चों के लिए छोड़ देते थे, कम करते थे, सेलेक्टेड चीज़ें बताते थे, उनको बाकी लेसन्स पर फोकस करने के लिए कहा जाता था. बट नाउ इट इज़ नॉट, इट इज़ अ कंपल्सन एंड 100%, एंड इट इज़ अ वेरी मतलब आप समझ लो कि डेंजर जोन में जाने वाली बात है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. टर्म टू, इट इज़ अ बिट टफ फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर हैव द मोर एंड मोर केयरलेस एटीट्यूड. तो इसलिए इस एटीट्यूड से आपको बिल्कुल बचना होगा. आई यूज्ड टू आस्क योर फ्रेंड्स कि उनको कौन सा लेसन सबसे अधिक डिफिकल्ट लगता था, तो दे विल ऑलवेज से दैट दिस टू लेसन्स, और वही अब आपको फेस करना है. तो आप ये मत समझ लो कि आपका ये जो आगे की जर्नी है आसान है. ये वेरी, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. ओके, मेरी बात को आप जस्ट मेक अ प्रॉपर नोट देयर एंड दिस शुड अंडरस्टैंड. मैं ये चर्चा कर रहा था, मैंने नेशनल इनकम अकाउंटिंग को समझने के लिए 5 स्टेजेस बताए थे, और वो स्टेजेस आपके सामने हैं. जो लोग नहीं आए थे वो समझ लें कि हमको अगर नेशनल इनकम अकाउंटिंग करना है, सॉल्व करना है, तो ये इन स्टेजेस को हमको फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, मेरी मेरी बात आप देखिए, आप खुद पढ़ लेंगे. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की आपको जानकारी होनी चाहिए. इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ हैं जिनको आपको पढ़ना होगा, जानना होगा. एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, इन सबको मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के ऊपर. ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम और जीडीपी, वेलफेयर, ये हम 5 मतलब बाय एंड लार्ज दिस कॉन्सेप्ट्स आर देयर. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म के बीच में होता है. हाउस होल्ड सप्लायर होता है, बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लायर होता है. ये दोनों मिलकर रियल फ्लो बनाते हैं. ओके, और जब यही मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जाता है तो ये मनी फ्लो हो जाता है. ओके, इसके बाद स्टेज 2 बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें गुड्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स. इसी तरह स्टॉक फ्लो, इन्वेस्टमेंट, नेट और ग्रॉस का कॉन्सेप्ट एंड डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट इज कंजम्पशन. ईच एंड एवरी वन इज डिस्कस्ड हियर, और इन सब पर 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं. कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स में क्या डिफरेंसेज है, और इससे ट्रिकी क्वेश्चंस निकल क्या बनते हैं कुछ. ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आपको देखना होगा. इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल, फाइनल गुड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एवरी ईयर इट इज़ ऑलवेज हॉट क्वेश्चन. ओके, तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना होगा. सिमिलरली स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट है, इसको भी बहुत अच्छे से तरीके से तैयार करना होगा. इन्वेस्टमेंट में कई चीज़ें हैं जिसमें आपको फंसने की संभावना होती है, तो इन्वेस्टमेंट को अच्छे से तैयार कीजिएगा. कंपेरेटिवली कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स थोड़ा सा इजी है, लेकिन ये जो तीनों हैं वो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, उनको आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने की ज़रूरत है. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट बिकॉज इट्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. ओके, नाउ इट इज़ डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है, हमको हेल्प करेगा ये ग्रॉस से नेट वाले कॉन्सेप्ट पे जाने के लिए. ठीक है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, एक फार्मूला है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा. एक कभी 1-2 साल मैंने देखा ये क्वेश्चन इससे आया हुआ है. ठीक है, तो इसको आप लोग ये अगर सुभाष दे की बुक देख रहे होंगे तो उस बुक में दिया हुआ है, और बाकी बुक्स में भी कुछ बुक्स में दिया हुआ है नेगेटिव पॉइंट, तो इसको आप देख लेंगे. 1-2 क्वेश्चन मैंने कभी देखा हुआ है. ठीक है, एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, आपका देखो मैंने डिस्कस किया कि मार्केट प्राइस पर है, फैक्टर कॉस्ट पर, और इसमें एक रियल और नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट है. ये आपके लिए महत्वपूर्ण है. इससे कई बार ग्रीन जीएनपी इस बार भी हमने पूछा था. नेगेटिव पॉइंट, तो जीडीपी, जीएनपी, ये सब का मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट. नेगेटिव पॉइंट, इसका कन्वर्सन चार्ट आपके दिमाग में होगा तो आप आसानी से कर लोगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं जीडीपी से. यहाँ पर देखो ये छूट गया है,
गेट पॉइंट। ठीक है, छूट क्या गया है वो कभी कभी डिलीट हो जाता है। ठीक है, जीडीपी से हम एनडीपी की ग्रॉस से हम नेट वाले कॉन्सेप्ट पे कैसे जाते हैं। जब भी ग्रॉस से नेट जाना होगा तो हमको डिप्रिसिएशन माइनस करना होगा। क्या माइनस करना होगा? डिप्रिसिएशन माइनस करना होगा। इस तरह नेशनल से हम डोमेस्टिक के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो हम एनएफआईए को माइनस करते हैं। एनएफआईए क्या होता है हम आगे और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, हम थोड़ा यहाँ पर तो हल्का सा फास्ट है क्योंकि मुझे मालूम है कि वहाँ हमको रिपीट करना होगा। तो ये कैसे कन्वर्शन होता है, ये चूँकि हम बहुत ही क्लोज आ चुके हैं एग्जामिनेशन के, और इतना कॉन्सेप्ट बच्चों के पास होगा ये हम मान के चलते हैं। गेटिंग पॉइंट। यहाँ पर देखो एमपी वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा देख लो, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और मार्केट प्राइस से कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको याद रखने की ज़रूरत है। रियल और नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, रियल यहाँ से 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे हुए हैं कई साल, तो इसको ध्यान रखिएगा। जीडीपी डिफ्लेटर, आजकल इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर। इसको याद करने के लिए एक मैंने फार्मूला बताया था एन आर, है ना, और आई है ना, एन आर आई ऐसे याद रखोगे ना, आई मतलब ये 100, इसको याद रखोगे। तो एन आर आई जानते हो, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ठीक है, तो ये हमेशा याद रहेगा। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? एन आर आई। तो एन आर आई जब याद रखेगा तो एन बाई आर इंटू आई, मतलब ऐसे आप करके याद रखने के लिए बस मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे पॉइंट। तो ये आप इसको याद रख सकते हैं एनआरआई के कॉन्सेप्ट से, जीडीपी डिफरेटर का फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। तो इसके बाद जीडीपी वेलफेयर। क्या जीडीपी, इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा आए हुए हैं। तो कि जीडीपी इज वेदर द रियल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर और नॉट। तो इसके आंसर्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। ओके, और इसके बाद ये फार्मूलाज हैं। ओके, अब हम ये डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इसको मैंने खुद ही अपने इसको मैप मैंने बनाया है, मैप के माध्यम से मैं इसको प्रायः कोशिश करता हूँ समझाने का। ठीक है, उसी चीज़ को हम यहाँ पर रीडिंग भी थोड़ा करेंगे, और इसके बाद हम जो हमने लिखा है उसको हम सिंपल लैंग्वेज में हमने यहाँ लिखने का प्रयास किया। मैं आज का सेशन यहीं से स्टार्ट करने के मूड में हूँ। ओके, चलिए, so let us start this lesson from here. Good morning, children. Once again, मैं थोड़ा bit I was fast, but with a definite purpose. In a simple language, following observations are made. देखो assertion और reasoning के concepts आपको आएंगे। जितने भी सैम्पल पेपर मैं देख रहा हूँ सब में assertion, reasoning और केस स्टडी दिखाई दे रहा है। आपने देखा मैंने कुछ भेजा था आप लोगों को, मिला आप लोगों को? देखा आप लोगों ने? बोलिए भाई, देखा है आपने? चलिए, सो यहाँ पर क्या है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, हम किसी की बात कर रहे हैं जैसे जो हमने डायग्राम यहाँ बनाया ना, डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, और इकोनॉमिक टेरिटरी के बीच का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हमने यहाँ बहुत ही आसान तरीके से बनाने का प्रयास किया है। पहले टर्म में भी मैंने बताया था, लेकिन फॉर वंस अगेन, जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं होंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग के क्वेश्चंस करना आप भूल जाएं, बिल्कुल नहीं होगा। समझ रहे हैं, बिल्कुल नहीं क्वेश्चंस होंगे जब भी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। और एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताना संभव असंभव ही नहीं है, मैं बता ही नहीं सकता। मेरे माइंड, तो इसलिए आप ये जान लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बिल्कुल होने चाहिए, और इससे असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी, बहुत सारे क्वेश्चन इससे निकल कर आएंगे। और 10 मार्क्स क्वेश्चन, 10 मार्क्स आसान नहीं होता है। मेरे पॉइंट, और 6 मार्क्स का तो न्यूमेरिकली पूछ देते हैं, तो 4 मार्क्स बचा। तो यह समझ लीजिए कि आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है अब। चलिए, तो हम टुडे वी आर गोइंग टू टॉक ऑन डोमेस्टिक एंड जिस इकोनॉमिक टेरिटरी के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, दैट इज जोग्राफिकल टेरिटरी। ओके, जोग्राफिकल टेरिटरी बोले तो जोग्राफी वाले बच्चों को समझने में बड़ी आसानी होती है। जो इंडिया का जो मैप दिखाई दे रहा है ना, इंडिया का ये मैप मैंने टेढ़ा सा मैप बनाने की कोशिश किया है। तो ये इंडिया का जो मैप दिखाई दे रहा है ना, दैट इज अ जोग्राफिकल टेरिटरी। मतलब जो भूभाग, जो जमीन पर जो दिखाई दे रहा है ना, वो हमारा जोग्राफिकल टेरिटरी। ओके, सो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑब्लिक जोग्राफिकल टेरिटरी इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर। ठीक है, टेरिटोरियल वाटर, वहाँ क्यों गया था, समथिंग ग्लिच हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, ओके, बाय रिलायंस कम्युनिकेशन।
ठीक है, इन इंडिया। ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट। तो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, जोग्राफिकल टेरिटरी इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर एंड एयर। अब इसमें देखो बेटा क्या है कि अगर मैं इसको मैप के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूं, तो ये जितना भी, जैसे अब इंडिया का ये जो मैप है ना, ये इंडिया का ये ना, ये रेड कलर से जो ब्लैक कलर में दिया हुआ मैप पर जो रेड कलर मार्क कर रहा हूँ, ये प्लस ये सब एरिया, दीज ऑल एरियाज आर द पार्ट ऑफ हमारा क्या है, जोग्राफिकल टेरिटरी का पार्ट है। आर्गुमेंट पॉइंट, ये सब हमारा क्या है, जोग्राफिकल टेरिटरी या पॉलिटिकल टेरिटरी का पार्ट है। इसके अंतर्गत जो भी होगा वो सब हमारे इसका हिस्सा होगा। ठीक है, दूसरा क्या, डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा। दूसरा लिखा है एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री बेसिस एट्सेट्रा लोकेटेड अब्रॉड। ठीक है, बट एक्सक्लूडिंग द फॉरेन वंस लोकेटेड विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर। अब देखो, जैसे इंडिया का जो मैप था, इस इंडिया के मैप में अगर बाहर की एम्बेसी इंडिया में है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आर्गुमेंट पॉइंट। और मान लो कि यहाँ पर मान लो इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया की एम्बेसी इंडिया में है, तो यहाँ पर जो भी एक्टिविटी होगा वो यहाँ के जीडीपी का हिस्सा होगा इंडोनेशिया के। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? बोलते जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ, ठीक है। इसी तरह अगर भारत की एम्बेसी या कॉन्सुलेट्स अगर यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो भी एक्टिविटी होगी, कहाँ, इंडोनेशिया में, ठीक है, तो भारत के जीडीपी का हिस्सा होगा, जीडीपी इंडिया। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? इसी बात को यहाँ लिखा गया है। पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया कि अगर इंडिया का मैप है तो ये हमारा जीडीपी होगा, ये होगा, प्लस ये मान लो टेरिटोरियल वाटर है, तो ये सब हमारा जीडीपी का हिस्सा होगा। पहला पॉइंट ये बोलता है, गेट पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोलता है कि हम दूसरे देश में हैं अब। ठीक है, दूसरे देश के ये, लेकिन एम्बेसी कहाँ की है, कॉन्सुलेट्स कहाँ का है, इंडिया का है। गेट पॉइंट, ठीक है, तो वो हमारे जीडीपी का हिस्सा होगा। आर्गेटिव पॉइंट। इसके अलावा हमारा जो भी मान लो टेरिटरी, मान लो इंटरनेशनल वाटर एरिया है, ये क्या है, इंटरनेशनल वाटर एरिया, IWA, इंटरनेशनल वाटर एरिया है ना? ठीक है। अब देखो, अभी जो आपको थोड़ा सा मैं पॉलिटिक्स की तरफ ले जा रहा हूँ। अभी जो साउथ चाइना सी में देख लो ना, इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का, और कोई फ्रांस भी आ जाता है, एक्सरसाइज करते हैं। वो साउथ चाइना सी में, यहाँ पर सिंगापुर है, ये सब सारे कंट्रीज है, मलेशिया वगैरह है। साउथ चाइना सी में चाइना क्या चाहता है कि ये जो इंटरनेशनल, अभी जो इंटरनेशनल एरिया है, इस पर वो चाहता है कि वो कब्जा कर ले। ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट। मेरी बात समझ रहे हो? तो अभी जो भी यहाँ पर रिग्स होगा, अभी जो भी यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, वो भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा। आर्गेटिव पॉइंट। लेकिन जैसे ही यहाँ चाइना का कब्जा हो जाएगा, तो इंटरनेशनल वाटर एरिया नहीं होगा, एंड इट विल नॉट बी द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जीडीपी घटेगा कि बढ़ेगा? बोलो भाई, बोलो भाई। घट जाएगा ना बेटा। ठीक है, तो ये चीज़ अब चाइना कर रहा है, इसलिए टसल चल रहा है वर्ल्ड लेवल पर। बहुत सारा पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है। डिफेंस, इसलिए भारत अभी क्या कर रहा है कि चाइना के अगेंस्ट में जब खड़ा हो रहा है, तो बहुत सारे डिफेंस गुड्स, देख लो, डिफेंस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर इंडिया कर रहा है, पॉइंट। और बहुत ज़्यादा, बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है देश की सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, चलो, वो हमारा एरिया नहीं फिलहाल। ओके, तो ये हमारा, ये समझ में आया बेटा, ये कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ देने का प्रयास किया था, इट इज़ क्लियर नाउ। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री बेसिस। ठीक है, ठीक है, जो भी इंटरनेशनल एरिया में बेस होगा वो सब डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा। ठीक है, ओके, ठीक है ना बेटा? चलिए, अच्छा, दूसरी बात देखो, शिप्स शिप्स एयरक्राफ्ट एट्सेट्रा ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स। ध्यान ध्यान देना, किसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, रेसिडेंट के द्वारा। आर गेटिंग पॉइंट? सॉरी, ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स।
इज इट क्लियर नाउ? समझ में आ रहा है बेटा? बिटवीन टू और मोर, यहाँ देखो, हियर द पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है और सवाल बनाने बैठ जाते हैं, बनता ही नहीं। तो शिप्स एयरक्राफ्ट बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन नहीं भी होता है, दैट्स आल्सो ए पॉइंट। शिप्स एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एयर इंडिया। किसके द्वारा? अब तो देखो एयर इंडिया, अब तो टाटा एयरलाइंस हो रहा है ना, ये पॉइंट। पहले जिसका था उसी को वापस चला गया। टाटा पहला इंडिया का पहला एयरलाइंस कौन सा था? टाटा एयरलाइंस। फिर गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया, ठीक है, ये पॉइंट समझ रहे हो? अब फिर वापस टाटा का, तो हम ये पुराना है हमारा, तो ये एयर इंडिया। हम ये यहाँ समझने की बस बात है कि भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई चीज़ है, ठीक है, इवन ठीक है, अगर टाटा भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय एयर इंडिया बिटवीन सिंगापुर एंड जापान। आर्गेटिव पॉइंट, सिंगापुर और जापान, देखो दूसरे दूसरे कंट्री के बीच में जा रहा है, लेकिन किसका है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, भारत का है ना, करेक्ट ना? मेरी बात समझ रहे हो? आर्गेटिव पॉइंट, हाँ, आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, बिकॉज इट इज रन बाय व्हाट? इंडियंस, ठीक है, भारत का है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। गैस नेचुरल गैस रिग्स, जहाँ पर वो तेल के कुएं जो होते हैं वहाँ से जो तेल निकाला जाता है। तो फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स, ठीक है, अगर मान लो कि अर्जुन के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, अर्जुन का एक ऑयल रिग्स है, नेचुरल गैस रिग्स, या अंकित राय का हो या कनिष्क का हो, किसी का भी। तो फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स इन द इंटरनेशनल वाटर, जिसकी चर्चा भी हमने किया। इंटरनेशनल वाटर जो ऐसे करके बना रहे थे ना, ऐसे साउथ चाइना सी की बात हमने किया, ये इंटरनेशनल वाटर एरिया है, ठीक है, ये इंटरनेशनल वाटर एरिया है, उसकी बात हो रही, ठीक है। अदर एरियाज विच कंट्री इंजॉयज एक्सक्लूसिव राइट्स, तो ये हमारा क्या होगा? यहाँ भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। रिसर्च प्रोजेक्ट्स, जैसे हमारा अंटार्कटिका में ध्रुव, ठीक है, और भी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो कि पॉइंट जो कि अंटार्कटिका में है। तो ये क्या है? ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स अंडरटेकिंग बाय इंडियन गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल वाटर्स, इंडियन ओशंस इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये हम जितने भी जीडीपी के कॉन्सेप्ट निकालेंगे, एनडीपी के कॉन्सेप्ट निकालेंगे, चाहे वो मार्केट प्राइस पे हो, चाहे फैक्टर कॉस्ट पर हो, ठीक है, चाहे वो मार्केट प्राइस पर हो, चाहे फैक्टर कॉस्ट पर, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स जो हम लोग देख रहे हैं, है ना, वो सब इसके पार्ट होंगे। अब उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, इम्प्लीकेशंस ऑफ डोमेस्टिक ऑब्लिक इकोनॉमिक टेरिटरी। देखो मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर यू कंफर्टेबल विद दिस और नॉट? दैट इज द पॉइंट। हाँ वेरी गुड। ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मैं तो नाम जान जान सकता हूँ बेटा? बोलिए। खुशी, खुशी खुशी खुशी, 12th ई में कोई नहीं है, 12th एफ डी में नहीं है कोई, हाँ 12th ई, ई की हो बेटा? ओके चलो ठीक है, तो हमको भी खुशी हुई, ठीक है ना, वेरी गुड खुशी। चलो देख लो 12th एफ, 12th डी वाले बच्चे देख लो ना बेटा, ये है 12th ई की विशेषता। रंजना मैडम इसलिए बहुत तारीफ करती हैं आप लोगों की। चलिए, तो शिप्स, एयरक्राफ्ट्स एक्सेट्रा ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। भारत का कोई नागरिक, इसलिए मैंने कहा ना अर्जुन, इसलिए मैं कह रहा हूँ खुशी, खुशी एयर इंडिया, खुशी की अपनी कोई मतलब है कुछ बहुत बड़ा सिस्टम जिसमें जो नीचे मेंशन किया गया है, ठीक है, जो कि लिखा हुआ है शिप्स एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स। आप यहाँ के रेसिडेंट्स हैं, ठीक है, पुतुल यहाँ के रेसिडेंट्स हैं, निशांत यहाँ के रेजिडेंट हैं, पॉइंट शुभांकिता यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, कनिष्का यहाँ के रेजिडेंट हैं, ठीक है, आप अपना नाम डाल के देख लो इस पर, देखो आसान हो जाएगा, ठीक है। शिप्स, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज,
यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है सिंगापुर एंड जापान। सिंगापुर और जापान के बीच में एयर इंडिया ट्रेवल कर रहा है, मान लो सिंगापुर के या जापान के बीच में कोई ऐसा एयरक्राफ्ट हो जो कि इंडियन स्पाइस हो, कोई भी हो, ठीक है, वो इंडियन रेजिडेंट के द्वारा ऑपरेटेड हो, उसका मालिक हो, तो ये दूसरे कंट्रीज में के बीच में फ्लाई कर रहे हैं, देन ऑल्सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब उस शिप में जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे, उस एयरक्राफ्ट में जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे, एंड उनको जो सैलरी वेजेज जो भी मिलता होगा, वो सब इंडिया के डोमेस्टिक इनकम का पार्ट माना जाएगा। आर्ग्यूमेंट पॉइंट समझ में आ रही बात? ठीक है बेटा, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जोड़ लो, ठीक है। यहाँ तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिया गया कि दोनों अलग कंट्री है, ऐसा नहीं कि एक इंडिया है, दोनों अलग कंट्री है, रसिया और अमेरिका के बीच में। लेकिन अगर भारत के लोगों के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, ठीक है, तो ये शिप्स है, एयरक्राफ्ट इस तरह का, ठीक है, तो ये इंडिया के लोगों के द्वारा ऑपरेट किया है, तो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा, ये पॉइंट, ठीक है। समझ में आई बात? इसका इम्प्लीकेशंस देखो क्या है। ओके, प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी इज अ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर सम एग्जांपल्स ऑफ इट, ओके, जिसे हमें अभी हमने ऊपर लेने का प्रयास किया कि ये हमारा इम्प्लीकेशंस है। मतलब कि हम जब इन सब कॉन्सेप्ट्स को निकालना होगा तो हमें इसकी जानकारी इकोनॉमिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी की जानकारी होनी चाहिए, तभी तो हम नेट नेट तो बाद में आता है ना, नेट तो ग्रॉस से हम डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट आ जाएगा, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी हमको मालूम होना चाहिए कि ये इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है या नहीं है। गेट पॉइंट? नहीं तो जब हमको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी में हम किन किन चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं, गेट पॉइंट, तो हमेशा हम गलतियां करते रहेंगे। जैसे फिशिंग वेसल्स है, शिप्स है, ठीक है, एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो इस तरह के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपको ये दिमाग में बैठाना होगा, और यही कारण है कि क्वेश्चंस नहीं बनते हैं और क्वेश्चन गलत होते हैं, आंसर नहीं मैच होता है। अब आते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स, ठीक है। अब इसको क्यों पढ़ना है नॉर्मल रेजिडेंट्स को? तो नेशनल इनकम हैज़ बीन डिफाइंड एज सम ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है। नेशनल इनकम को इस रूप में भी हम डिफाइन करते हैं। हु इज नॉर्मल रेजिडेंट्स, ठीक है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई इंस्टीट्यूशंस भी हो सकता है। हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इज लोकेटेड इन अ कंट्री, जो सामान्यतया ऑर्डिनरली रिसाइड्स, ठीक है, इज लोकेटेड इन अ कंट्री, मतलब भारत में है, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ना तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ओके। अगर वो भारत में है, नॉर्मली यहाँ रहता है, भारत में रहता है, ठीक है, हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स और इज लोकेटेड इन अ कंट्री whose center of economic interest lies in that country। अब ये पॉइंट सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब आर्थिक क्रियाओं का जो कार्यक्रम है, जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उसका मतलब उसका इंटरेस्ट कहाँ है, रिलेवेंट, वो आगे के पॉइंट्स में और क्लियरिटी आएगी। सेकेंड पॉइंट, दस देयर आर टू कंडीशंस टू बिकम नॉर्मल रेजिडेंट्स, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट बनने के दो कंडीशंस, पहला क्या है, वो इंस्टीट्यूशंस के लिए होगा और इंडिविजुअल के लिए होगा। स्टे इन द कंट्री शुड बी मोर देन ईयर, ठीक है, ईयर, ठीक है, मोर देन अ ईयर, 1 साल से अधिक होना चाहिए। ऐसा कि नहीं 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने ना, ये नहीं होगा, इसमें हम नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं मान सकते। पॉइंट, 1 साल का, क्योंकि हम क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम अकाउंटिंग ईयर की बात करते हैं ना, वेन वी आर कैलकुलेटिंग नेशनल ईयर, अकाउंटिंग ईयर की हमेशा बात करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 1 साल की बात कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर? ओके, समझ में आ रहा है? बोलिए भाई। ओके, एंड दूसरा पॉइंट क्या, इंटरेस्ट ऑफ स्टेइंग इन दैट कंट्री शुड बी इकोनॉमिक, ओके। The resident carries out the basic economic activities of earning, spending
एक्युमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन, ठीक है, मतलब जमा करना। तो अर्निंग, जो भी अर्निंग कर रहा है, स्पेंडिंग कर रहा है, एक्युमुलेशन कर रहा है, वो उस लोकेशन से होना चाहिए। ये इसको इकोनॉमिक इंटरेस्ट की कैटेगरी में डालता है, जो कि यहाँ पर हमने सेकेंड पॉइंट के रूप में लिया था। गेटिंग पॉइंट? आर गेटिंग पॉइंट? इंटरेस्ट ऑफ स्टेइंग इन दैट कंट्री शुड बी इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक नेचर होना चाहिए। इकोनॉमिक नेचर का मतलब समझते हो, जहाँ पर पैसे का लेन देन हो, ठीक है, जो स्पेंडिंग है, एकुमुलेशन, ये सब इकोनॉमिक नेचर कहलाता है। तो इकोनॉमिक नेचर कहाँ होना चाहिए? उस कंट्री में होना चाहिए। दैट मेक्स द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। यस बेटा, बोलिए। बेटा देखो, अगर वो 1 साल का क्राइटेरिया नहीं पूरा कर रहा है ना, 1 साल का, तो 1 साल का जब मान लीजिए कि एनआरआई है, वो 6 महीने 2 महीने के लिए आ रहा, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो यही होगा ना, ठीक है। लेकिन वो जहाँ उस कंट्री के डोमेस्टिक, चूंकि वहां पर वो काम कर रहा है, ठीक है, तो वहां के डोमेस्टिक इनकम का ही पार्ट होगा वो। आर्गेटिंग पॉइंट? लेकिन हम यहाँ पर नेशनल के कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं ना बेटा, ठीक है, हम यहाँ पर नेशनल के कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं ना, नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। हम जब नेशनल इनकम निकालेंगे, ठीक है, तो हम जीएनपी और जीडीपी दो चीजें होती है ना, तो हम यहाँ पर एन की बात कर रहे हैं। ओके, हाँ, चलिए। तो हमारा यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर नोट भी लिखा हुआ है। नोट में क्या लिखा हुआ है? रेसिडेंट्स मे और मे नॉट बी सिटीजन्स, ठीक है। एक रेसिडेंट जो है वो सिटीजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे एक पाकिस्तानी व्यक्ति, हाँ, वो भारत में रह रहा है, वो रेसिडेंट यहाँ का सिटीजन नहीं है, लेकिन भारत में रह रहा है, ठीक है। सिटीजन्स मे और मे नॉट बी रेसिडेंट, जैसे एनआरआई। आर्गेटिंग पॉइंट? आर्गेटिंग पॉइंट? चलिए, इम्प्लीकेशन ऑफ नॉर्मल रेजिडेंस अभी आपने पढ़ा, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ एन इकोनॉमिक टेरिटरी इज अ नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या है, जैसे भारत में आप सोचो, भारत में श्रीलंका के लोग हैं, ठीक है, आर्गेटिंग पॉइंट? आर्गेटिंग पॉइंट? पाकिस्तान के लोग हैं, ठीक है, आर्गेटिंग पॉइंट? ये सब लोग हैं। तो ये जितने भी लोग हैं, इनका ये भी जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, आर्गेटिंग पॉइंट? सिमिलरली भारत के लोग श्रीलंका में होंगे, ठीक है। तो ये लेकिन रेसिडेंट कहाँ के हैं? इंडिया के हैं, तो इंडिया के जीएनपी का पार्ट होगा। आर्गेटिंग पॉइंट? एट द सेम टाइम, क्योंकि वो भारत में काम कर रहे हैं, तो इंडिया के जीडीपी का पार्ट भी होगा। क्लियरिटी आई? बोलो भाई। अगर भारत के लोग श्रीलंका में हैं, ठीक है, ठीक है, जब आप एनएफआईए का जब कॉन्सेप्ट निकालते हैं, वो और भी आगे जाके क्लियर होगा, ठीक है। क्या होता है एनएफआईए में कि भारत के लोग, कुछ लोग यहाँ हैं, और श्रीलंका के लोग कुछ लोग यहाँ हैं, और दोनों के बीच का डिफरेंस हम एनएफआईए में कर डालते हैं, ठीक है। करेक्ट है ना? बोलो भाई, समझ में आ रहा है ना बेटा? आ रहा है ना? चलिए, ओके। थोड़ा सा और भी आप लोग थोड़ा सा, एक्चुअली क्या होता है, बिल्कुल रॉ आंख धो के कुछ बच्चे चले आते होंगे ना, तो उनको थोड़ी दिक्कत होती होगी, मैं मानता हूँ। चलिए, फिर भी मेरी कोशिश तो है। इम्प्लीकेशंस ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स, प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ एन इकोनॉमिक टेरिटरी इज अ नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी एंड एनपी ये कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ रेजिडेंट्स, that is normal residents, irrespective of whether performed within the economic territory or outside, वो सब नेशनल का पार्ट होगा, चाहे वो इंडिया में कर रहा हो, चाहे वो बाहर बाहर कर रहा हो, जैसा कि हमने बताने का प्रयास किया। जैसे ये
इंडिया में कर रहा है, जैसे मान लो पुतुल, मान लीजिए अभिजीत, मान लीजिए शुभांकिता, मान लीजिए नीतिका, मान लीजिए आयुष, कोई भी हो, अगर वो इंडिया में काम कर रहे हैं तो, या मान लीजिए निशांत श्रीलंका में काम कर रहे हैं तो, ये दोनों मिलके भारत के एन का पार्ट होगा। करेक्ट है ना? क्योंकि पहला, ये तो यहाँ रह ही रहा है, नंबर वन। दूसरा, ये यहीं का है ना, इंडिया का ही है। करेक्ट ना? तो दोनों ये पॉइंट यहाँ बताया जा रहा है। करेक्ट है? बोलिए भाई। ठीक है। हाँ, देखो ये कॉन्सेप्ट से देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है। नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ रेसिडेंट्स नॉर्मल, जिसे मान लो कि इंडिया में अभिजीत की बात करते हैं, अभिजीत नॉर्मल रेजिडेंट्स है, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इन परफॉर्म विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी और आउटसाइड। ठीक है, वो यहाँ पर परफॉर्म करे या बाहर करे, सो वो इंडिया के उसका हिस्सा होगा, नेशनल का हिस्सा होगा। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रेजिडेंट्स, दीज आर कॉल्ड नॉन रेजिडेंट्स बिकॉज दीज डू नॉट डू नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, नॉन रेजिडेंट्स पहला है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द वर्ल्ड बैंक, WHO, IMF are not treated residents of any country but of international area. These are non-residents organizations for the country in which these are situated. ठीक है, अगर WHO का ऑफिस कहीं है इंडिया में तो वो इंडिया का नॉन रेजिडेंट्स माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसिडर्ड रेसिडेंट ऑफ द कंट्रीज टू विच दे बिलोंग। मतलब ये जो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये यहाँ पर जो भी काम करने वाले लोग होंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसिडर्ड रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्रीज टू विच दे बिलोंग एंड नॉट फॉर द इंटरनेशनल एरिया। ओके, वर्कर्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है, हु क्रॉस बॉर्डर रेगुलरली टू वर्क इन द गिवन कंट्री। अब यहाँ पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट वाली बात आ जाएगी। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में मान लो कि ये बॉर्डर है, तो कुछ लोग इधर आके चले जाते हैं फिर वापस चले जाते हैं। चलिए, भारत पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है, भारत और नेपाल में बहुत होता है। ठीक है, ये इधर से आना इधर से जाना, या भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। पॉइंट, ठीक है, समझ में आई मेरी बात? उनके बारे में बात हो रही है कि जो डेली वर्कर्स होते हैं, है ना, मछुआरे टाइप के जो लोग होते हैं, फिशरमैन, तो वर्कर्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर हु क्रॉस बॉर्डर रेगुलरली टू वर्क इन द गिवन कंट्री, दे आर ट्रीटेड एज रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री वेयर दे लीव। अगर भारत का मछुआरा श्रीलंका में जाता है, श्रीलंका का इंडिया में आता है, तो श्रीलंका का इंडिया में आता है, तो फिर श्रीलंका वापस चला जाता है फिशिंग करने के बाद। सो ठीक है, कंट्री वेयर दे लिव एंड नॉट द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री वेयर दे वर्क, क्योंकि उसका स्पेंडिंग कहाँ हो रहा है, अपने कंट्री में हो रहा है, यहाँ काम करके वो चला गया। नेपाल का वर्कर इंडिया में आया, काम किया दिन भर और शाम को वापस चला जाता है, तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा, वो नेपाल में होगा। ये बात समझ में आ रही बेटा? ये समझ में आ रहा है बेटा? इज इट क्लियर? ठीक है, ओके ओके। हाँ बेटा, टाइम हो गया। ओके चलो ठीक है, टाइम हो गया, तो बस 2 मिनट लोड लूंगा, जल्दी से पढ़ लेता हूँ। फॉरेन विजिटर्स और ट्रैवलर्स विजिटिंग द, ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। कंट्री फॉर द स्टडीज़ मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसे आप लोग पढ़ने अमेरिका जाओगे या कहीं और कंट्री जाओगे, तो वो क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट्स फॉर द कंट्री दे आर विजिटिंग। मतलब इंडिया, पुतुल गई, कहाँ गई, अमेरिका गई, ठीक है, तो वो वहाँ के रेजिडेंट्स नहीं मानी जाएंगी। ठीक है, वो इंडिया के ही रेजिडेंट मानी जाएंगी। ठीक है, अर्जुन गए, हाँ, USA गए, तो ये इंडिया के ही माने जाएंगे। ठीक है, ये बात यहाँ कही जा रही है। ओके, समझ में आई बात? बहुत आसान कॉन्सेप्ट था। ओके, जिसकी चर्चा हम पहले भी किए थे। फॉरेन स्टाफ्स ऑफ एम्बेसीज एंड मेंबर्स ऑफ फॉरेन आर्म फोर्सेज लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री।
ठीक है, तो इनके साथ भी उसी तरह का ट्रीटमेंट होगा। द क्रू ऑफ द फॉरेन शिप्स, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा, वो सब उसी देश के रेजिडेंट माने जाएंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है। इसके बाद इसके बेस पर क्वेश्चन करना, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसीज इन चाइना, इसका आंसर क्या होगा? इंडियन एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे वो आपको करने होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कर लिया, हर बुक में दिया हुआ है। आलस से करोगे तो फिर पीछे रह जाओगे, नेशनल इनकम नहीं पढ़ा पाऊंगा, कोई भी टीचर नहीं पढ़ा पाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक यू। यस बेटा, बोलिए। हाँ, तो आप अपना नंबर दे दीजिएगा, मेरा नंबर आपके पास होगा तो आप उसमें दे दीजिएगा, मैं भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है। और मैं ये सब सारा अपने उसमें मैं स्क्रीन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोग की आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन मेरी आवाज़ आएगी। ठीक है, मैं उसको इसमें डेली में डालता हूँ, जो भी मैं अच्छा बुरा जो भी है उसको मैं अब डालता रहता हूँ। ठीक है, ओके। तो वहाँ पर आप वहाँ पे देख सकते हो आप लोग। और मैं अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं वहाँ भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि बच्चे स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसलिए मैं शेयर नहीं कर देता नहीं हूँ, मैं अपनी क्लास में नहीं देता हूँ। खैर, आपको मैं भेज दूंगा, अपना नंबर दे देना मुझे। मेरे नंबर है मेरा 8750300573, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है। ओके, चलो, चलिए, ओके, बाय। ओके बेटा।